जिस दिन मैं हारी तो उस दिन मैं किसी बेकरी शॉप में गई थी, तो वहां लड़के चिल्ला रहे थे जूनो जूनो, तो एक बहुत बड़ा वो मोमेंट बन गया ना। तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि मेरा जो स्लोगन था वो विनिंग स्लोगन था, लेकिन मैं खुद हार गई। बट जैसे आपने कहा हार जीत चलती रहती है, जनता इज द किंग, वो डिसाइड करते हैं। तो उनने मुझे नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करती रहूंगी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जितने भी मुझे वोट्स आए 25-26 हजार, वो इसलिए आए, मैं आपसे ऑनेस्ट रहूंगी, क्योंकि मैं मुफ्ती साहब की नवासी हूँ, मैं महबूबा जी की बेटी हूँ। इंशाल्लाह अगली बार मैं जीतूंगी और मेरी यही कोशिश होगी कि मेरे जितने भी वोट्स आए वो मेरी अपनी शख्सियत की वजह से आए, बिकॉज आपकी तो ऑलरेडी इतनी बड़ी शख्सियत है। नहीं, ये सही नहीं है। लोग मुझे एज मुफ्ती साहब ग्रैंड डॉटर बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं। इंशाल्लाह इन 5 भी तो लड़ते हैं मुद्दों पे, मैंने देखा है। हाँ, लेकिन इतना मेरा औहदा नहीं है। तो इन 5 सालों इंशाल्लाह मैं अब अपना बिल्ड करूंगी, अपना रिलेशनशिप लोगों के साथ, सो दैट दे सी मी एज इल्तिजा एंड नॉट जस्ट एज समबडीज डॉटर और ग्रैंड डॉटर। अब मस्जिद के नीचे ये मंदिर नहीं अपने वोट ढूंढ रहे, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर वोट बैंक है, रैबिड हिंदूज, जो हिंदुत्व में बिलीव करते हैं। तो ये उनको बहलाने फुसलाने के लिए आप डेमोलिश करना चाहते हैं मॉस्क एज वेल। रहा अजमेर शरीफ का सवाल, देखिए हिस्ट्री इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हो सकता है आपकी जो मंदिर हो उनके नीचे कोई मस्जिद हो, तो हम जाके क्या क्लेम कर रहे हैं कि आपका कोई मंदिर है, फलाना मंदिर है, हम जाके वहां एक्सकवेशन करेंगे क्योंकि वहां 100-200 हजार साल। सो दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। अगर हमें इंडिया को गांधी जी का इंडिया रखना है तो वी हैव टू बी प्रोग्रेसिव, सेक्युलर, गो द वे फॉरवर्ड। नो नेशन दैट्स प्रोग्रेसिव विल बी डिगिंग अप ruins और डिगिंग अप टेम्पल्स और मॉस्क। रोहिंग्यास की तो इनने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी काटी है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कल जप्ती कॉलोनी गई, वहां पे ना उनके पास लाइट होती है, पानी की दिक्कत है, वहां की जो दीवारें हैं वो तक टूट रही हैं, क्रम्बल कर रही हैं। सो बीजेपी डजंट वांट बेनिफिट फॉर ऑफ एनी कम्युनिटी, वेदर दैट्स पंडित्स, वेदर इट्स रोहिंग्यास, वेदर इट्स मुस्लिम्स, वेदर इट्स रेफ्यूजीज। ये किसी के लिए काम नहीं कर रहे, बस इनको अपने वोट चाहिए। कि 370 हमें इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, ये हमारे लिए कोई प्रिविलेज नहीं था, ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी। तो जस्ट बिकॉज बीजेपी हैज नंबर्स डज नॉट मीन दैट दे कैन डिक्टेट कि मॉरली लीगली क्या गलत है क्या सही है। इनने तो फार्म लॉज भी लाए, वापस लेने पड़े ना जब प्रोटेस्ट हुए। तो हमें पूरा यकीन है आर्टिकल 370 ही नहीं, हम जो लार्जर इश्यू है जम्मू कश्मीर का, उसको भी हम इंशाल्लाह रिजॉल्व करके रहेंगे। हमारे साथ आज एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए इल्तिजा मुफ्ती जी हैं। इनके साथ चर्चा होगी और ख़ुसूसी तौर पे बेरोज़गारी पे होगी, अनएम्प्लॉयमेंट पे होगी। पिछले कई सालों से जो जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन चल रही है, जो एग्ज़ाम्स में धांधलियाँ चल रही हैं, और इस बारी आप देखिए 4000 नौकरियों के लिए 5.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म्स फिल हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर इस वक्त जो है वो तबाही के कगार पे पहुंच चुका है। और आलम ऐसा है जम्मू कश्मीर के अंदर कि गुर्बत हर घर के अंदर नज़र आ रही है। एक युवा चेहरा है पीडीपी के अंदर, इनका काफ़ी बड़ा नाम भी है क्योंकि हर मुद्दे के ऊपर ये बात करती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इल्तिजा जी वक्त देने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रही मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। आपका पहला इस बार इलेक्शन डेब्यू रहा, उसके लिए आपको मुबारकें। हार या जीत वो मायने नहीं रखती है, ट्राई करना चाहिए, वो आपने किया, बहुत अच्छा किया। मैम, आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत को बने हुए तकरीबन 2 महीने हो गए, जो हुकूमत को करना चाहिए, उमर अब्दुल्ला की सरकार को करना चाहिए, क्या वो सरकार कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? क्या अपोजिशन को जो रोल प्ले करना चाहिए, क्या अपोजिशन भी उतना ही स्ट्रांगली वो रोल प्ले कर पा रही है, नहीं कर पा रही है? आप जानते हैं 370 का रेजोल्यूशन किसने लाया? उस जमात ने लाया जिसके 50 MLA हैं, या उस जमात ने लाया जिसके 3 MLA हैं? हमारी जमात ने आर्टिकल 370 पे रेजोल्यूशन लाया, इनने तो नहीं लाया। रहा इनके नंबर्स का सवाल, एनसी गॉट अ बिग मैंडेट। इनको 50 सीटें इसलिए आई क्योंकि इनने लोगों को कहा कि हम फलाना डिमकाना करेंगे, तो वो अब उन तक है फॉर देम टू वॉक द टॉक। बट आई होप इतना बड़ा मैंडेट लेके इनको जस्टिस करना चाहिए। जैसे मैं कल स्टूडेंट से मिली, आपने जैसा बिल्कुल सही फरमाया, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ऊपर से धांधली हो रही है। 2019 से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, जो हो रही है उसमें बैक टू बैक धांधली हो रही है, करप्शन हो रही है। एपटेक जैसी फर्म जो ब्लैक लिस्टेड है इतने सारे स्टेट्स में, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं। एज रिलैक्सेशन आप लद्दाख को देते हैं 2 बार, बिहार में देते हैं, MP में देते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ आपको क्या खुंदक है? वो कह रहे हैं कम से कम अगर आप रिक्रूटमेंट भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, हमें अभी एज रिलैक्सेशन दे दीजिए। वो JKSPI के लिए, उसके लिए भी इनको एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहे। तो जो हमारे यूथ है, नौजवान है, वो कहाँ जाएंगे? 370 के लिए तो हम लड़ाई जद्दोजहद करेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे इश्यूज नहीं है। हमारा जो यूथ का डेमोग्राफिक है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर इज अ वेरी यंग स्टेट, सो वी हैव टू डू समथिंग टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ दीज यंगस्टर्स। आर्टिकल 370 की अगर बात करें तो जो मरकजी हुकूमत है, यूनियन गवर्नमेंट है, जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी है, ये कह रहे हैं हम लोगों को कि हमने दफना दिया 370 को, गड़े मुर्दे उखाड़े नहीं जाते। हाउ यू सी
आर्टिकल 370 मैम प्लीज़। बीजेपी के बोलने में तो वो बोलने के लिए ये भी कहते हैं कि हम यहाँ पे हिंदुत्व एस्टैब्लिश करेंगे, कि इंडिया विल बी अ कंट्री ओनली फॉर हिंदूज। तो जो ये चीज़ें अपने एजेंडा में कहते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि उसमें कोई सच्चाई हो। 370 हमें इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, ये हमारे लिए कोई प्रिविलेज नहीं था, ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी। तो जस्ट बिकॉज बीजेपी हैज़ नंबर्स डज नॉट मीन दैट दे कैन डिक्टेट कि मॉरली लीगली क्या गलत है क्या सही है। इनने तो फार्म लॉज भी लाए, वापस लेने पड़े ना जब प्रोटेस्ट। तो हमें पूरा यकीन है आर्टिकल 370 ही नहीं, हम जो लार्जर इश्यू है जम्मू कश्मीर का, उसको भी हम इंशाल्लाह रिजॉल्व करके रहेंगे। अजमेर दरगाह की सर्वे के लिए बात की जा रही है, संभल में वायलेंस हुआ, 5 मुसलमानों को गोली मार दी गई, उनकी हलाकतें हुई। देश के अंदर क्या हो रहा है? हिंदू सेना जो है वो ओपनली कह रही है कि हर मस्जिद और दरगाह की सर्वे होनी चाहिए। इवन की जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है वो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो जहाँ पे दरगाह वो वहीं पे रहेगी। तो फिर ये क्यों हो रहा है सिर्फ दरगाहों और इबादतगाहों के लिए? थैंक्स टू आउटगोइंग चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह, शायद वो चाहते थे उनको राज्यसभा में जगह मिले, जिसकी वजह से अब फिर से उखाड़ रहे हैं, मतलब दे आर डिगिंग अप। और मैंने मीडिया में पहले भी कहा, मस्जिद के नीचे ये मंदिर नहीं अपने वोट ढूंढ रहे, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर वोट बैंक है रैबिड हिंदूज, जो हिंदुत्व में बिलीव करते हैं। तो ये उनको बहलाने फुसलाने के लिए अब डेमोलिश करना चाहते हैं मॉस्क एज वेल। रहा अजमेर शरीफ का सवाल, देखिए हिस्ट्री इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हो सकता है आपके जो मंदिर हो उनके नीचे कोई मस्जिद हो, तो हम जाके क्या क्लेम कर रहे हैं कि आपका ये कोई मंदिर है, फलाना मंदिर है, हम जाके वहाँ एक्सकवेशन करेंगे क्योंकि वहाँ 100, 200, 1000 साल। सो दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। अगर हमें इंडिया को गांधी जी का इंडिया रखना है तो वी हैव टू बी प्रोग्रेसिव, सेक्युलर, गो द वे फॉरवर्ड। नो नेशन दैट्स प्रोग्रेसिव विल बी डिगिंग अप ruins or digging up temples or mosques। आपको लगता है क्या हिंदू मुस्लिम हो रहा है, स्पेशली वोट बैंक गेन करने के लिए हिंदू और मुसलमान को लड़वाया जा रहा है और अटेंशन जो है वो डाइवर्ट की जा रही है? जैसे अभी अडानी का एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, उस चीज़ से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अब हिंदू मुसलमान को इस चीज़ पर लगाया जा रहा है। बिल्कुल, इनको अडानी के धांधली के बारे में बात नहीं करनी है कि वो बीजेपी के सबसे बड़े फंडर हैं। इनको ये बात करनी है कि इल्तिजा ने कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का हमें इलाज करना पड़ेगा। इनको अडानी पे फोकस नहीं करना, इनको अपने करप्शन स्कैम्स पे फोकस नहीं करना है, हमेशा गलत चीजों पे फोकस करते हैं। रोहिंग्यास की तो इनने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी काटी है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कल जगती कॉलोनी गई, वहां पे ना उनके पास लाइट होती है, पानी की दिक्कत है, वहां की जो दीवारें हैं वो तक टूट रही हैं, क्रम्बल कर रही हैं। सो बीजेपी डजंट वांट benefit of any community, whether that's पंडित्स, whether it's रोहिंग्यास, whether it's Muslims, whether it's refugees, ये किसी के लिए काम नहीं कर रहे, बस इनको अपने वोट चाहिए। किसी क्या डर खत्म हो चुका है सरकार बनने के बाद? लाइक जैसे जर्नलिस्ट लोग अब खुला लिख सकते हैं, या आपको लगता है कि आप जैसे एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल लीडर लोग जो है वो बात कर सकते हैं, अब हमें डराया नहीं जाएगा, धमकाया नहीं जाएगा, जेलों की तरफ नहीं भेजा जाएगा, पुलिस के फ़ोन कॉल्स नहीं आएंगे? क्या आपको लगता है कि मैम अब ये जो हुकूमत बनी है इससे थोड़ा सा रिलैक्स फील कर पाएंगे? वो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए जर्नलिस्ट आप हैं, आप अगर, लेकिन आप जितना मैं जानती हूँ एज अ जर्नलिस्ट आप हमेशा फ्रीली आपने बात की, आई डोंट थिंक आपको डर है। लेकिन जो बाकी हमारे जर्नलिस्ट हैं उनको थोड़ा सा डर होता है, तो ये सवाल वही आंसर कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हमेशा मैंने डंके की चोट पे बात की है, मुझे किसी से डर नहीं लगता और मैं डर के बगैर बोलती रहूंगी। एंड आई होप इवन आवर जर्नलिस्ट जिनका एक कर्तव्य है कि वो ट्रू टू पावर, हमेशा लीडरों की बात भी कर रहा हूँ मैं मैम, कई सारे पॉलिटिकल लीडर बात करना चाहते हैं लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, डरते हैं, वो महसूस करते हैं खौफ। क्या लगता है ऐसा हो रहा है जम्मू कश्मीर में? ऑब्वियसली है। क्यों है मैम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अभी भी यूटी हैं, हम एक यूनियन टेरिटरी हैं, हमारा अपना डायरेक्टली वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल अ लॉट। द की लाइज विद दिल्ली, सारा वो कठपुतली की तरह सबको वो चलाते हैं, नचाते हैं। सो ऑब्वियसली जब तक वहाँ उनके पास कंट्रोल है तब तक वी कांट डू मच। हाँ, एक दो सवाल मैम लास्ट करेंगे क्योंकि मुझे मालूम है आपने निकलना है यहाँ से। मैम पहला पॉलिटिकल डेब्यू रहा आपका इस बार इलेक्शंस का, ज़ियोन हो से आपने शुरुआत की, क्या लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जीत हार ये एक अलग बात है, लेकिन पब्लिक के बीच में जाना, लोगों से बात करना, उनसे मिलना, उनसे 1 to 1 बैठना, सो हाउ यू सी द सिचुएशन कि वो जो भी वो पल आपके लिए थे ज़िंदगी के, वो कैसे थे जब आप लोगों से मिलते थे, बात करते थे? क्योंकि गोल्ड स्पून में आप भी पले बड़े हैं, तो लोगों के बीच में जाना, बात करना, डाउन टू अर्थ रहकर उन सारी चीज़ों को बहुत करीब लाना, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा और इलेक्शन में हुआ क्या?
जिस दिन मैं हारी तो उस दिन मैं किसी बेकरी शॉप में गई थी, तो वहां लड़के चिल्ला रहे थे जूनो जूनो, तो एक बहुत बड़ा वो मोमेंट बन गया ना। तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि मेरा जो स्लोगन था वो विनिंग स्लोगन था, लेकिन मैं खुद हार गई। बट जैसे आपने कहा हार जीत चलती रहती है, जनता इज द किंग, वो डिसाइड करते हैं। तो उनने मुझे नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करती रहूंगी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जितने भी मुझे वोट्स आए 25-26 हजार, वो इसलिए आए, मैं आपसे ऑनेस्ट रहूंगी, क्योंकि मैं मुफ्ती साहब की नवासी हूँ, मैं महबूबा जी की बेटी हूँ। इंशाल्लाह अगली बार मैं जीतूंगी और मेरी यही कोशिश होगी कि मेरे जितने भी वोट्स आए वो मेरी अपनी शख्सियत की वजह से आए, बिकॉज आई एम। आपकी तो ऑलरेडी इतनी बड़ी शख्सियत है। नहीं, ये सही नहीं है। लोग मुझे एज मुफ्ती साहब ग्रैंड डॉटर बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं। इंशाल्लाह इन आप खुद भी तो लड़ते हैं मुद्दों पे, मैंने देखा है। हाँ, लेकिन इतना मेरा ओहदा नहीं है। तो इन 5 सालों इंशाल्लाह मैं अब अपना बिल्ड करूंगी, अपना रिलेशनशिप लोगों के साथ, सो दैट दे सी मी एज इल्तिजा एंड नॉट जस्ट एज समबडीज डॉटर और ग्रैंड डॉटर। मैम, नौजवान अगर कल को प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या आप उनके साथ किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहेंगे, हुकूमत के खिलाफ बात करने के लिए, बिना खौफ और डर के? हमने तो ओपन मेरिट के बारे में आप देखिए हम कितनी बात कर रहे हैं, हम ट्वीट्स कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो कल मैं डेलीगेशन एसटी वाले भी थोड़ी नाराजगी इजहार कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एसटी वालों के बहुत अच्छे ताल्लुकात महबूबा जी के साथ हैं। नहीं, वी आर नॉट अगेंस्ट एसटी एज सच, वी आर सेइंग कि आप पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन करिए। Reservation for somebody should not come at the cost of anybody else. But जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको एनसी से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि एनसी ने इसी बात पे वोट लिया कि हम आपका रिजर्वेशन का रैशनलाइज करेंगे। तो हम तो ऑपोजिशन में, हम खास अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उनको ये अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट से सीख करनी चाहिए कि आपने तो इतने लंबे लंबे प्रोमिसेस किए अपने मैनिफेस्टो में कि हम रैशनलाइज करेंगे विद इन अ मंथ। फॉरगेट रैशनलाइजेशन, एनसी तो एज रिलैक्सेशन तक नहीं दे पा रही है। तो उनने अपने मैनिफेस्टो में झूठे सवाल क्यों किए यंगस्टर्स से, लोगों से, जब वो पूरे कर ही नहीं सकते हैं? मैम, अगले 5 सालों में क्या करना है? नेक्स्ट क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लान है? इंशाल्लाह टू रीबिल्ड पीडीपी। आई थिंक हमारे लिए डोर टू डोर जाना, लोगों 24 में अच्छा आंकड़ा था और इस बारी 2014 में अच्छा आंकड़ा था और 24 में थोड़ा कम था, तो मेहनत करने की जरूरत है। मुझे एक बात बताइए, अगर सब पावर में आएंगे तो ऑपोजिशन में कौन बैठेगा? ये तो कोई ऊपर जाता है फिर ही नीचे आता है, कोई नीचे जाता है फिर ही। सो दिस इज अ साइकिल ऑफ लाइफ। हमेशा आप खुश नहीं रह सकते हैं। जब गम होता है फिर आपको खुशी की वैल्यू होती है। अगर हम पावर में बार बार आएंगे तो ऑपोजिशन में कौन बैठेगा? लास्ट का सवाल मैम, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीडीपी ने इस वक्त आपके कंधों पर रखी हुई है? और हमें लगता है कि एक स्टार कैंपेनर है आप पीडीपी के। इलेक्शंस में भी, आफ्टर इलेक्शंस भी आप पे लोग बहुत जो है वो यकीन करते हैं, एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं, नौजवान बहुत पसंद करते हैं। तो कितना बड़ा एक आपके ऊपर जो है वो जिम्मेवारी रखी हुई है? मैंने एक चीज रियलाइज की कि स्टार कैंपेनर और वोट लाने में बहुत फर्क होता है। बहुत सारे टाइम लोग आपको देखने आते हैं बिकॉज दे हैव अ फैसिनेशन कि ये कैसी दिखती होगी, कैसी है बोलचाल में। दैट इज नॉट ट्रू पॉलिटिक्स। ट्रू पॉलिटिक्स इज कि आप लोगों का भरोसा कैसे अर्न करें एंड हाउ डू यू गेट देम टू बिलीव इन यू। थैंक यू सो मच मैम। हम गोदी पत्रकार नहीं है, हमने जो भी सवाल पूछा जनता के कहने पे पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इल्तिजा मुफ्ती जी हैं। मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत डाउन टू अर्थ हैं आप, और जो आपने कहा सच कहा, दिल से कहा, कोई भी बात को आपने जो है वो छुपाने की कोशिश नहीं की है। सच तो यह है कि जम्मू कश्मीर की तकदीर, जम्मू कश्मीर का नसीब जो है वो बदल चुका है। यहाँ पे गुर्बत है, गरीबी है, जुल्म है, मजलूम कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और गोदी पत्रकार खामोश हैं और प्रधानमंत्री जो है वो सिर्फ बात तो करते हैं, लेकिन अडानी और अंबानी के मुद्दे पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब जब कश्मीरी यंगस्टर इस तरीके से बात करते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें सपोर्ट करें। फिलहाल इस इंटरव्यू में कई सारी खसूसी चीज़ें जो हैं वो इल्तिजा मुफ्ती ने आप तक पहुँचाई हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि आपने ये प्रोग्राम देखा होगा।